हेलो गाइस, लेट अस डिस्कस सम एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी आज आज हम हम स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं हैं पहले पहले प्रीवियस प्रीवियस ईयर्स ईयर्स क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर्स। पेपर्स। आज आज जो जो जिस जिस टॉपिक टॉपिक में में हम हम डिस्कशन डिस्कशन करेंगे करेंगे उस उस टॉपिक टॉपिक में में वो पिछले पिछले प्रीवियस प्रीवियस ईयर्स ईयर्स क्वेश्चंस क्वेश्चंस वो को उस उस टॉपिक टॉपिक से से हम हम जो जो भी भी क्वेश्चंस क्वेश्चंस आए आए हैं हैं यूपीएससी यूपीएससी में में वो वो हम हम डिस्कस डिस्कस करते करते हैं हैं सबसे सबसे पहले। पहले। सो लेट लेट अस अस सी। सी। आज हम जैसे कि 9.1 और 9.2 पढ़ा था हमने पिछले वीडियोस में, और आज अभी हम 9.3 को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं 9.1 से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। एथिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ओके, तो साथ में टॉपिक एथिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आपने पढ़ी हुई है ना। डीएनए रिकम्बिनेंट एंड डीएनए टेक्नोलॉजी, वो और जेनेटिक इंजीनियरिंग वन आर द सेम थिंग। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम रिसर्च इन ह्यूमन वेलफेयर, ये हमने भी टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। आज के यूपीएससी क्वेश्चंस एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आस्क करते हैं। देन कम्स नेक्स्ट टॉपिक इज applied human genetics has come to touch every sphere of human life. Discuss the light of recent advances in molecular technology. Molecular technology में recent advances क्या हुए हैं और किस तरह से applied human genetics ने हमारे हर स्फेयर में ह्यूमन लाइफ की हर स्फेयर में टच किया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देन देन कम कम एडवांस्ड एडवांस्ड मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी टेक्निक। टेक्निक। मॉलिक्यूलर मॉलिकुलर टेक्निक टेक्निक हमने ये हमने भी ये भी डिस्कस डिस्कस किया किया हुआ है। हुआ है। एडवांस एडवांस्ड मॉलिक्यूलर मॉलिकुलर एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी टेक्निक, टेक्निक ये ये आपने आपने डिस्कस डिस्कस करना करना है। है। उसके उसके बाद बाद देन देन कम्स कम्स वेरियस वेरियस मेथड्स मेथड्स ऑफ ऑफ जेनेटिक जेनेटिक स्टडी स्टडी ऑफ ऑफ मैन। मैन। तो ये डिफरेंट जो मेथड्स हैं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है सिलेबस से। देन डीएनए टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, डीएनए टेक्नोलॉजी पे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्यूनोजेनेटिक्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। इम्यूनोजेनेटिक्स ये भी जो मेथड्स है फॉर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, उसका एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड्स है इम्यूनोजेनेटिक्स। इसमें हमने जो कौन से जीन्स हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज को डिस्टर्ब करते हैं, जो मेटाबॉलिक सिस्टम्स को जो जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, कौन से ऐसे अबनॉर्मलिटीज़ जो आती हैं मेटाबॉलिक सिस्टम में इन जीन्स की वजह से आती हैं, उसमें हमने डिस्कस किया था। 3 मेथड्स इन ह्यूमन जेनेटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड्स है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऑनकोजीन्स भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इस पर भी एक टॉपिक पे क्वेश्चन आया हुआ है। देन उसके बाद 9.2 से क्वेश्चंस को अगर हम देखें, मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमने डिस्कस किया, प्रिंसिपल्स हमने पढ़े ग्रेगर मेंडल ने जो डिस्कस किए हैं हमारे टॉपिक में। उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कैटेगराइज जीन्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन सर्वाइवल। कौन कौन सी ऐसी जीन्स हैं उनको कैटेगराइज करो जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकली डिस्कस मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड देयर एप्लीकेशन टू ह्यूमन पॉपुलेशन। दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स और उसकी एप्लीकेशंस क्या है ह्यूमन पॉपुलेशन में। उसके बाद व्हाट आर लीथल एंड सब लीथल जीन्स, एक्सप्लेन। इस पे भी ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आया हुआ है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है। मोनोजेनिक एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन मैन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आया हुआ है एंथ्रोपोलॉजी में। ओके, अभी हम पढ़ेंगे 9.3 पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो इस पे देखेंगे हम क्या क्वेश्चन आया हुआ है। जेनेटिक ड्रिफ्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमारे सिलेबस का क्वेश्चन है। हाउ डू मैरिज रूल्स किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं जीन पूल ऑफ पॉपुलेशन, ये भी हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसिएंट एंड बैलेंस्ड जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ओके, इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम बैलेंस्ड और ट्रांजिट में डिफरेंस अपने इलस्ट्रेट करना विद सुटेबल एग्जांपल्स फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। इम्प्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन इन एवोल्यूशन, इम्प्लीकेशन क्या है म्यूटेशन का एवोल्यूशन में, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीधा। म्यूटेशन डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज, तो ह्यूमन वेरिएशन के मैकेनिज्म को आपने एक्सप्लेन करना है ह्यूमन जीन फ्रीक्वेंसीज में। हार्डी विनबर्ग लॉ, हार्डी विनबर्ग लॉ डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन पिक किया हुआ है। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, गिव डिटेल्स ऑफ इट्स टाइप्स विद वेरियस एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के साथ आपने कोड करना है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म को। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी इन ह्यूमन पॉपुलेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जीन फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट करते हैं ह्यूमंस को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेनेटिक लोड, अब जेनेटिक लोड किसको बोलते हैं एंड हाउ इज इट मेजर्ड
एंड व्हाट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस इट, कैसे इसको मेजर करते हैं और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जेनेटिक लोड डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन है। हाउ नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स ऑन वेरिएशन, किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन जो है वो वेरिएशंस के ऊपर ऑपरेट करती है। हाउ नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स ऑन वेरिएशन, ये भी जो है डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन है। व्हाट आर द जेनेटिक इफेक्ट्स ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी, देखिए ये क्वेश्चन, और आप देखिए मैरिज रूल्स इम्पैक्ट द जेनेटिक पूल ऑफ पॉपुलेशन, तो ये एंड व्हाट आर द जेनेटिक इफेक्ट्स ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी, गिव एग्जांपल। ये क्वेश्चन को सिर्फ इसको लैंग्वेज चेंज किया हुआ है, आंसर इसका ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। व्हाट आर द जेनेटिक इफेक्ट्स ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी, ओके, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ये रिपीट क्वेश्चन है। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, कंडीशन नेसेसरी फॉर ऑपरेशन ऑफ हार्डी विनबर्ग लॉ, तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके लिए हार्डी विनबर्ग लॉ ऑपरेट होता है। व्हाट इज बैलेंस्ड जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म पे तो 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और बैलेंस्ड जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह से मेंटेन किया जाता है पॉपुलेशन में। ओके, तो दिस इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो आइए हम डिस्कस करते हैं टॉपिक्स को वन बाय वन। हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, टॉपिक्स में क्या क्या है, सिलेबस में क्या क्या है। तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का ये आइडिया था कि सिलेबस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप PYQs को देख लें, किस लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं, रेंज क्या है क्वेश्चन का, डिमांड क्या है क्वेश्चन की, ताकि स्टडीज़ के ऊपर जब अप्रोच जो होगी वैसे ही अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी। ओके, देन कम्स लेट अस सी टॉपिक। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड सिलेक्शन। ओके, हार्डी विनबर्ग लॉ हम पढ़ेंगे। कौन से ऐसे काजेस हैं, फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जो चेंज होती है। ओके, और कॉन्सैंग्यूनियस एंड नॉन कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग क्या है, जेनेटिक लोड क्या है, और जेनेटिक इफेक्ट क्या होता है कॉन्सैंग्यूनियस और कजन मेटिंग की का इफेक्ट क्या होता है, जेनेटिक इफेक्ट। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि जब एक से ज़्यादा मॉर्फ्स हो, डिफरेंट फॉर्म्स हो, उसको हम बोलते हैं दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स हो, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सो अब मॉर्फ्स क्या है, जो हैबिटेट उनका सेम होना चाहिए, सेम टाइम पे होना चाहिए। ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जब दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हों ट्रेड की, जीन की वजह से दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हों। ओके, तो अब ह्यूमंस को क्या मिलते हैं, 2 कॉपीज मिलती हैं जीन्स की, एक पेरेंट से एक कॉपी एक पेरेंट से मिलती है। तो जो वेरिएशन होती है जीन्स की उसको हम बोलते हैं एलीली। ठीक है, तो 2 कॉपीज जो है वो दोनों की दोनों आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ ए जेनेटिक कंडीशन इन्फॉर्मेशन, अगर आई कलर की इन्फॉर्मेशन है जेनेटिक में, तो वन एलीली जो है मे कोड फॉर ब्लू कलर एंड अदर माइट कोड फॉर ब्राउन कलर। तो अगर जीन क्या है बेसिकली, आप देखिए इसमें कौन कौन से ऐसे बैकग्राउंड में हम फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म में। इसमें दो मतलब आप एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा फॉर्म्स जब हों तो ट्रेट में, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है कि आपको जानते हैं कि जीन्स एक पेरेंट से मिलता है, एक फादर से मिलता है, एक मदर से मिलता है। तो जीन जो है वो जो जीन है, मान लीजिए जीन उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, कोड है इंफॉर्मेशन की किसकी, आई कलर की। अब हो सकता है उसका एक एलीली जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो ब्लू कलर के लिए, और दूसरी जो एलीली है उसने कोडिंग की हो ब्राउन आइज के लिए। तो ठीक है, एलीलीज की वजह से डाइवर्सिटी आती है, तो इसी को हम बोलते हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म वो चीज़, इसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इससे क्या होता है, जीन के ऊपर जो है दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हों ट्रेड की, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, अब देखिए पॉलीमॉर्फिज्म एंड देन सेलेक्शंस। फॉर एग्जांपल अब एक ट्रेड है जैगुआर स्किन कलरिंग, है ना। अब स्किन कलरिंग क्या हो सकती है, डार्क भी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है स्किन कलरिंग, है ना। तो क्या हुआ, जीन जो कोड करता है स्किन कलर को लेके, उसकी जो 2 एलीली हैं, एक एलीली की वजह से वो कोड कर रहा है लाइट कलर को, दूसरा जो एलीली है वो कोड कर रहा है डार्क कलर को। इसको हम बोलते हैं टू
इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। जैगुआर स्किन कलर के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। ओके, और आप देखिए आगे हम करते हैं बात, हाउ इज इट डिफरेंट। अब जेनेटिक जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म को को हमने हमने बताया, बताया, ठीक है, ठीक दो है, दो एलीलीज एलईडीज हैं हैं अलग अलग अलग। अलग। ओके, ओके, तो तो अब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी क्या है, एक एग्जाम्पल है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, ठीक है, इसमें इसमें मेल मेल और और फीमेल फीमेल सेक्सेस सेक्सेस है है ना, ना, सेम सेम स्पीसीज स्पीसीज हैं, हैं, तो तो उसमें उसमें साइज साइज अलग 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 होंगे, होंगे, शेप्स शेप्स अलग 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 होंगी, होंगी, हाइट हाइट अलग 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 होंगी, होंगी, वॉइस वॉइस अलग 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 होंगी। होंगी। तो तो सेक्सुअल सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म डाइमॉर्फिज्म भी भी क्या है, एक एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिज्म का। ओके, तो सेक्सुअल ऑर्गन्स तो अलग अलग होंगे उनके, लेकिन स्पीसीज सेम है, ह्यूमन स्पीसीज सेम है, लेकिन एक मेल है एक फीमेल है। सेक्सुअल ऑर्गन्स भी अलग अलग हैं, हाइट दोनों की अलग अलग होंगी, है ना, वेट अलग अलग होएगा, स्किन कलर भी अलग अलग होएगा, वॉइस अलग अलग होएगी। इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, भी एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का। ओके, तो अब पॉलीमॉर्फिज्म के कारण क्या हो सकते हैं, तो कारण ये हो सकता है कि म्यूटेशन भी कारण हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन भी एक कारण हो सकता है। ओके, तो अब नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी पॉलीमॉर्फिज्म होती है, म्यूटेशन की वजह से भी पॉलीमॉर्फिज्म होती है। ओके, तो अब आगे हम बढ़ते हैं, बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म, टाइप्स टाइप्स ऑफ ऑफ जेनेटिक जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। तो तो जेनेटिक जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म सेल के सरफेस पे होती है। ओके, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म जीन के लेवल पे होती है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए के लेवल पे होती है, जेनेटिक जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल लेवल लेवल पे पे होती होती है। है। ओके, अब मल्टीपल एलीलीज हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, तो बड़े सारे फैक्टर्स हैं, नेचुरल सिलेक्शन फैक्टर्स हैं, म्यूटेशन फैक्टर्स है पॉलीजेनिक का, और मल्टीपल एलीलीज होना वो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कारण है। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, ये भी एक जो है वो एक सोर्स है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का पॉपुलेशन में। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की। ओके, तो इसकी एप्लीकेशन है, इसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं इंडिविजुअल्स में, डाइवर्सिटी आती है इंडिविजुअल्स में, अडेप्टेबिलिटी आती है इंडिविजुअल्स में, है ना। तो हमें म्यूटेशन का पैटर्न का पता चलता है, म्यूटेशन कैसे काज कर रहा है, ठीक है, वो उसका पता चलता है। और नेचुरल सिलेक्शन कैसे पॉलीमॉर्फिज्म काज कर रहा है उसका हमें पता चलता है, हमें म्यूटेशन का बारे में पता चलता है, हमें नेचुरल सिलेक्शन का कैसे वो वो जो है वो जो वर्क वर्क करता है करता है उसका हमें उसका पता हमें पता चलता है। चलता है। ओके, ओके, तो तो हमें हमें बड़ी जीन जीन पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म से से हमें हमें जो जो है है फिनोटाइपिक डाइवर्सिटी जो होती है, एक तो हमें पता चलता है कि वेरिएशन क्यों हो रही है, हमें पता चलता है कि डिफरेंट जो है डाइवर्सिटी क्यों है पॉपुलेशन में। ओके, फिनोटाइपिक डाइवर्सिटी क्यों है, और डिसीजेस के कारण क्या है इससे भी पता चलता है, और प्रोग्रेशन क्या है डिसीज का वो भी हमें पता चलता है। तो इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट क्या है, ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है, इसमें क्या होता है जीन्स को पास होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ठीक है, इसमें है कि आप इनहेरिट करते हो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेरिएंट्स, सेम जीन के डिफरेंट फॉर्म्स आप इनहेरिट करते हो, डिफरेंट एलीलीज को आप इनहेरिट करते हो। तो इनहेरिटेंस क्या है, बेसिकली वो जीन्स का पास करना पेरेंट्स से। तो ये कहता है कि जीन्स की अलग फॉर्म्स होना, इनहेरिटेंस को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, दिस इज, अब इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म की। ओके, तो और दूसरा हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिक एंड मोनोमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिज्म एंड मोनोमॉर्फिक की बात करें तो इसको हमने बताया कि किस तरह से डिफरेंट भी होता है। ओके, और जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म और नेचुरल सिलेक्शन का क्या रोल है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में ये पूछा हुआ है। ओके, और आगे हम बढ़ते हैं, तो जेनेटिक, अब देखिए नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इसमें नेचुरल सिलेक्शन जो है, जो एनवायरनमेंट में स्पीसीज
ग्रो करता है, अडेप्ट करता है और अपने वेरिएशंस आती हैं और जो वेरिएशंस यूज़फुल होती हैं, अडेप्टेबिलिटी होती हैं वो रहती हैं और जो वेरिएशन इन्वायरमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाती हैं वो वेरिएशन खत्म हो जाती है। ठीक है। ठीक है। तो तो ये ये थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन जो सिलेक्शन है जो है ये ये किसने किसने फाउंड फाउंड किया था? किया था? चार्ल्स चार्ल्स डार्विन ने डार्विन ने दी दी थी। थी। तो तो नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन सिलेक्शन जो जो है है ये ये एक एक ड्राइविंग ड्राइविंग फोर्स फोर्स है है एवोल्यूशन एवोल्यूशन का। का। ओके। ओके। तो तो अब इवॉल्व इवॉल्व करने करने के के लिए लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट ट्रेट होनी होनी चाहिए। चाहिए। ठीक। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स टाइप्स ऑफ ऑफ सिलेक्शंस सिलेक्शंस होती होती हैं। हैं। तो तो दिस दिस टाइप टाइप इंक्लूड इंक्लूड स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन, सिलेक्शन, डिस्क्रीट सिलेक्शन, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। ओके। अब रोल क्या है जेनेटिक नेचुरल सिलेक्शन का, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म में रोल्स क्या है? बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म और सुपीरियरिटी ऑफ heterozyte heterozyte due to to balance balance selection, selection, and and equilibrium equilibrium mixture mixture of of homozygote heterozygote heterozygote maintained maintained by by natural natural selection selection against against homozygote. homozygote, Transient transient polymorphism polymorphism due due to to directional directional selection. selection. Okay. Okay. The The human human population population are are genetically genetically polymorph. polymorph. ठीक ठीक है। है। तो तो क्या क्या होता होता है है कि कि जेनेटिकली जेनेटिकली वो वो है है पॉलीमॉर्फ पॉलीमॉर्फ है है ह्यूमन ह्यूमन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, पर पर डायरेक्शनली डायरेक्शनली सिलेक्शन सिलेक्शन चेंजेस चेंजेस कंपोजिशन कंपोजिशन एंड एंड प्रपोर्शन प्रपोर्शन ऑफ ऑफ तो तो नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन सिलेक्शन का का बेसिकली बेसिकली रोल रोल है है जेनेटिक जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। जेनेटिक जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म जो जो है है वो वो नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन सिलेक्शन के के लिए लिए रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल है। है। तो तो इसके इसके लिए लिए हमें हमें पहले पहले पढ़ना पढ़ना पड़ेगा पड़ेगा व्हाट व्हाट इज इज स्टेबलाइजिंग स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। सिलेक्शन। तो तो होता होता क्या क्या है? है? तो तो जब 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 ट्रेड ट्रेड जो जो है है क्या क्या होता होता है? है? जब जब जो जो प्लांट प्लांट फॉर फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल तो आगे डिस्कस कर रहे थे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या होती है। जब फॉर एग्जांपल एक प्लांट है तो अगर वो टाल है, ठीक है, तो अगर वो ज़्यादा एक्सपोज होगा विंड पे तो रिस्क रहेगा। तो द प्लांट जो शॉर्ट है उनको दे विल गेट लेस सनलाइट। ओके। तो अब बट plants will try to get medium height so that it can get enough of sunlight and it can also protect itself from strong winds. This is called stabilizing selection. Then second is directional selection. For example, giraffe with the longest necks are able to reach the leaves, to reach more leaves to eat. So selective pressure will work in the advantage of long necked giraffe, and therefore the distribution of pride within the population will shift towards the longer necked trait. So this is called directional selection. First is stabilizing selection. I have given you the example of tall tree. Then comes directional trait. I have given you the example of giraffe. Okay, so this is called also directional selection. So this is genetic polymorphism and means there are many forms of due to natural selection. Then comes descriptive selection. So descriptive selection, for example, an area uh, that has black, white, and gray bunnies contains both black and white rocks. Both the traits of white and black will be favored by natural selection since they prove both useful for disruptive selection. You know, disruptive selection, like I have, let us take the example of uh, bunnies. So this white and black bunnies, they will grow in climate in those areas which contain white and black rocks. So this white and black rocks will provide useful for camouflage. Okay. so So the the gray gray colored colored bunnies bunnies
does not prove as useful. So the selective, there is a pressure, there is a selective pressure that will exert against the gray. So its population will go on decreasing. So now we can discuss the application of uh, so genetic polymorphism and selection, how they are interrelated. Okay. Then comes Mendelian population. Mendelian population means the interbred group of organisms that share a common gene pool is called Mendelian population. Or Mendelian population means population that follows the Mendelian principles of genetics, or that is interbred group of organisms that share the common gene pool. It is in the honor of Gregor Mendel. Okay, he was a monk who founded the modern science of genetics. He was Augustinian monk. Okay, so Mendelian population. Let us see. Ideally, the population isolate inhabits an island, a mountain valley where the marriage alliance is restricted, and within that endogamous group means you have there is a restriction because island is there and people are living in that island and they are not connected towards the other island, so there is a restriction in marriage alliance within that endogamous group, means that is it will work as an endogamous group. Okay, so if the Mendelian population is not changed by natural selection, nor by mutation, nor by migration, and if the population size is very large, if individuals are not mating, okay, then the Mendelian population is said to be in equilibrium. For example, if the population is not changed, if there is no Mendelian population is called isolated population. You just have take the example isolated population, it can be called as Mendelian population because they have very restricted marriage alliance with them. So if the is not changed by natural selection and it is not influenced by mutation, and if the population size is very large and if the individuals are not mating, that is random choice of partners. Okay, then the Mendelian population is said to be in equilibrium. Then we can say that Mendelian population is said to be in equilibrium. When there is no change due to mutation, okay, and when there is no change in the population, then the Mendelian population is said to be in equilibrium. Then comes gene frequency. Gene frequency means the number of different alleles of a gene is referred to as gene frequency. The proportion of different alleles of a gene, different forms of a gene in a random mating population is called gene frequency. So there are how gene frequency depends upon sampling, depends upon classification, and depends then calculation of gene frequency. Okay, we have talked about genetic polymorphism and selection. We have talked about Mendelian population. We have just taking up the concept of Mendelian population. Okay, then comes gene frequency. Suppose there are 100 individuals and that has been drawn from random mating population, and out of 100 plants 30 were red, 40 were pink, and 30 were white flowers. So the allele frequencies worked out as follows. Red flowers are, so frequency of red is 30 upon 100, frequency of pink is 40 upon 100, and frequency of white is
0.30. So this is called the genotypic frequency. How this gene frequency can be calculated? It depends upon the sampling, it depends upon the classification, and then comes calculation of gene frequency. Then comes population genetics, means the study of genes of population and genotypes is called as population genetics. And application, it has wide range of application. How many how many forms of different genes or different alleles of a population are there in a population is called population genetics. That inheritance of genes are governed by Mendelian principles. The frequency of the individual carrying these genes may be depend upon several factors, means frequency of a particular gene, size of population, and other factors. Then let us take another topic, Hardy-Weinberg law. So Hardy-Weinberg law. Hardy Hardy was was English mathematician and and Weinberg Weinberg was was a a German German physician. physician. So So Hardy Hardy was was English English mathematician mathematician and and Weinberg Weinberg was was Germany Germany physician. physician. They They discovered a discovered a principle, principle, and and this this principle is principle is related with related with the the frequency of frequency of alleles, the alleles, the frequency of frequency of genes in a genes in a population. population. So So there there is is a a relation relation between between gene gene and and genotypic genotypic frequency. frequency. So So this law this is law is referred to referred to as as Hardy-Weinberg law, Hardy-Weinberg law, Parcel Parcel Hardy-Weinberg law. Hardy-Weinberg law. So So this this law law states states that that the the frequency frequency of of genes genes and and genotypes genotypes remains remains constant constant generation generation after after generation. generation. And this will And this happen happen only. only. And what are the And what are the conditions conditions for for uh, uh, Hardy-Weinberg Hardy-Weinberg law? law? The The population population has to has be to be very very large. large. There There is is no no mutation, mutation, there there is is no no natural natural selection, selection, there there is is no no random, random, and there and is there is no no immigration of immigration of individuals in the individuals in the population. population. So So if if there is there no is such no such things like thing like no no random random mating, mating, no no mutation, mutation, no no natural natural selection, selection, so so in in that that case, case, the the population, population, the the frequency frequency of of genes genes and and genotypic genotypic frequencies frequencies always always remains remains constant, constant, generation generation after after generation. generation. This is This is called called Heidi-Weinberg law. Heidi-Weinberg So law. So there there are are various various presumptions, presumptions, the the various various conditions. conditions. Okay. Okay. So So the the Hardy-Weinberg Hardy-Weinberg equilibrium is equilibrium is that that so so genetic genetic frequency frequency or or genetic genetic variation variation or or diversity diversity will will remain remain constant from constant one from generation one to generation another to another generation generation in the in the absence of absence of various various disturbing disturbing factors. factors. The law The law predicts predicts that that both both genotype genotype and and allele allele frequency frequency will will remain remain constant constant because they because they are are in in equilibrium. equilibrium. This This is is something something about about Hardy-Weinberg Hardy-Weinberg law. law. So what are the factors responsible for genetic variation? So there are the factors. The Hardy-Weinberg principle assumes that an ideal equilibrium between the genotype and allele frequency without mutation in a large interbred ideal population. However, over time, to enable population survival, the gene pool has to be changed. So this depends upon various factors like random mutation, genetic drift, Natural natural selection. selection. So So these these are are the the factors, factors, societal societal factors, factors, population population size, size, migration migration of of population, population, diversity in diversity the in the environment. environment. So So all all these these factors factors are are responsible responsible for for genetic genetic variation. variation. So So this this genetic genetic variation variation remains remains constant. constant. But But if if this this remains remains constant, constant, the the population population will will not not survive survive for for a a long long time. time. And And if if for for the the survival survival of of the the population population for for a a long long time, time, there has to be change change in in the the being being frequency. frequency. And And what what are are the the cases which brings about change in the frequency? Mutation, then isolation, then migration, natural selection, inbreeding, and genetic drift. So these are the factors. Okay. Now I have discussed with you
Hardy-Weinberg law and Hardy-Weinberg law, conditions for Hardy-Weinberg law, and causes and change which brings about gene frequencies. So there is concept of genetic polymorphism and selection. So what is Mendelian inheritance, Mendelian population, gene frequency, qualitative inheritance, quantitative inheritance. Okay, then comes so far we have discussed about 9.3. So we have discussed about genetic polymorphism and how natural selection, selective breeding, then different disruptive selection, then directional selection. Okay, Okay, selective breeding are factors that are causing change in genetic polymorphism. So we have discussed about genetic polymorphism and what is its relation with selection. We have discussed about Mendelian population. What is Mendelian population? Means the population. Then we have discussed about Hardy-Weinberg law. Then Hardy was a British mathematician and Weinberg was a German physician. So they all say that in the random mating population, if the population size is very large and there are no disruptive factors, then the gene frequency, the population, the gene frequency, the alleles, genotype always remains constant. But in order for survival, there has to be change in the gene frequency. And what are the various factors? This we will take in the next video. That is my mutation, isolation, then genetic drift, then migration, natural selection, isolation. These are the various factors that bring about change in. And what are the various factors for genetic variation? Okay, reality में ऐसा possible नहीं होता है. Problem solving. Then comes Hardy-Weinberg law, Curley and genetic. Mendelian population. Mendelian population means they share a common gene pool. It is an interbred group of organisms that share a common gene pool. So there is no mutation, no random mating, okay, no drift, no selection, no migration. The same is for Mendelian population. The factors, the conditions are for same, and for gene for Hardy-Weinberg law for Mendelian population, there is the conditions for Hardy-Weinberg law and Mendelian population are same. And what is genetic polymorphism? Okay. So there are three types: stabilization selection, directional selection, disruptive selection. Okay. So how this natural selection and genetic polymorphism affect each other? How genetic polymorphism is the occurrence of two or more than two different forms are referred to as in the population of a species is called genetic polymorphism. Okay, I have given you the example of blue eyes and brown eyes. I have given you the example of jaguar's skin color. All these are the examples of genetic polymorphism and selection. So far we have discussed about concept of genetic polymorphism and selection. Then we have discussed about Mendelian population. Then we have discussed about Hardy-Weinberg law. And the next topic we shall take up in another video. Okay. Guys, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें and share करें.